नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि भारत आने वाले वक्त में एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेने की तैयारी में है और मौजूदा हालात देखकर लगता है कि ये जेट Su-57 हो सकता है। F-35 वो शायद अब गेम से बाहर हो चुका है, या यूं कहें कि वो कभी इस रेस में था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कॉस्ट फैक्टर की वजह से है या इसके पीछे कोई और डीप रीजन भी है? और Su-57 के स्टेल्थ को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, क्या वो वैलिड हैं या सिर्फ मिथ हैं? तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके सब डिकोड करते हैं। करीब 3 दिन पहले भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने CNBC TV18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अपने फ्रेंडली नेशन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील पर काम कर रहा है, और अगले ही दिन ये खबर आती है कि लॉकहीड मार्टिन का भारत विजिट कैंसिल हो चुका है। अब ये कोइंसिडेंस है या कोई मैसेज, इसे आप ही तय कीजिए, क्योंकि अगर F-35 में भारत जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता तो लॉकहीड डेलीगेशन का विजिट कैंसिल नहीं होता, वो भी ऐसे टाइम पर जब भारत ओपनली कह रहा है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने की तैयारी में है। लेकिन डिफेंस की बात हमेशा जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी रहती है, और ये विजिट US और भारत के ट्रेड इशू की वजह से टली हो सकती है या फिर कुछ और। बहरहाल इससे इतना तो तय है कि फिलहाल F-35 भारतीय रडार से बाहर है, और जैसा कि हम अपनी कई वीडियोस में बोल चुके हैं कि F-35 भारत की चेकलिस्ट में शामिल नहीं है। इसका सबसे पहला और सिंपल रीजन है कॉस्ट। F-35 की कीमत 80 से 110 मिलियन डॉलर के बीच है। Su-57 की बात करें तो वो करीब 30 से 40 मिलियन US डॉलर में आता है। इतना ही नहीं, F-35 की मेंटेनेंस साइकिल छोटी है और डाउन टाइम लंबा है, यानी अक्सर ये जेट सर्विसिंग में रहेगा, मिशन में नहीं। और इंडियन एयरफोर्स को चाहिए एक मिशन रेडी जेट, ना कि हैंगर रेडी प्लेटफॉर्म। दूसरा इशू है इकोसिस्टम और कॉम्पैटिबिलिटी का। भारत के पास ना अमेरिकन फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव है और ना ही उनके लिए एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इंटीग्रेशन में बहुत लंबा समय लगेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है सोर्स कोड का एक्सेस ना मिलना। अमेरिका भारत को F-35 का सोर्स कोड नहीं देगा, मतलब आप इंडिजीनियस वेपन या रडार इस जेट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यानी आप फाइटर जेट्स भी अमेरिका से लीजिए और मिसाइल्स भी। ये डिपेंडेंसी का वो लेवल है जो भारत आज टॉलरेट नहीं कर सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि शायद अमेरिका भारत को सस्पिशियस मानता है, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि F-35 अमेरिका ने अपने नेटो अलाइज को भी बेचा है, लेकिन सिर्फ इजराइल को इसका पार्शियल सोर्स कोड मिला है। मतलब साफ है कि अमेरिका बिजनेस माइंडसेट वाला देश है, उसे अच्छे से मालूम है कि धंधा कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं करेगा तो F-35 के लिए हथियार कौन खरीदेगा? सीधा सा मतलब है कि जेट बेचो, कंट्रोल अपने पास रखो, और यही है अमेरिकन बिजनेस मॉडल। अब हम Su-57 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इससे भारत को क्या एडवांटेज मिल सकता है। Su-57 भारत के एग्जिस्टिंग रशियन इकोसिस्टम के साथ काफी कॉम्पेटेबल है। HAL के एग्जिस्टिंग सुखोई 30 MKI प्रोडक्शन लाइन को Su-57 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जेट्स में लगभग 70% पार्ट कॉमन है, यानी प्रोडक्शन, स्पेयर्स, लॉजिस्टिक सब कुछ फास्ट ट्रैक पर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि रशिया इस फाइटर जेट का सोर्स कोड भी भारत को देने के लिए तैयार है। सोर्स कोड के मिलने का मतलब है टोटल फ्रीडम, यानी भारत अपने रडार, मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इस जेट में फ्रीली इंटीग्रेट कर सकता है, जिसके लिए भारत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, जो है Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है इसकी इंजन नोजल को लेकर, जो कि एक्सपोज्ड है, और उसी की वजह से हीट सिग्नेचर बढ़ जाता है और उससे बढ़ता है रडार क्रॉस सेक्शन। लेकिन सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने अब इस इशू को फिक्स कर दिया है। Su-57 में अब थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल दिए जा रहे हैं, जैसे F-22 रैप्टर में यूज होते हैं। स्टेल्थ को लेकर एक और फैक्टर होता है कंपोजिट मटेरियल। Su-57 में कंपोजिट मटेरियल्स का यूज करीब 25% है, जबकि F-35 में 35%। इसका मतलब है कि F-35 का RCS थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड कॉम्बैट में ये डिफरेंस इतना क्रिटिकल नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि आजकल के रडार्स अब स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। और जहां तक स्टेल्थ की बात है तो 5th जनरेशन और आने वाले 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को स्टेल्थ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये फाइटर जेट्स पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होते हैं। और भारत अब ऐसे रडार्स बना भी रहा है और रशिया से भी ऐसे सिस्टम एक्वायर करने वाला है जो लो ऑब्जर्वेबल फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।
और रही बात Su-57 की कैपेबिलिटी की, तो ये एक पावरफुल फाइटर जेट है जिसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ये भारत में आएगा और हमारे इंजीनियर्स इसे मॉडिफाई करेंगे, जैसे उन्होंने Su-30 MKI को मॉडिफाई करके दुनिया का मोस्ट एडवांस Su-30 बनाया है, तो ये Su-57 भी बेसिक Su-57 नहीं रहेगा। ये इंडियन एडिशन Su-57 होगा जो दुनिया में सबसे लीथल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में गिना जाएगा। अगर भारत और रशिया के बीच ये डील फाइनलाइज होती है तो ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि रूस के लिए ये Su-57 की प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंड करने का मौका है और भारत के लिए 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी हासिल करने का शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल रास्ता। तो अब आप ही बताइए, क्या Su-57 भारत का अगला फाइटर जेट बन सकता है? क्या ये डील F-35 से कहीं ज्यादा लॉजिकल है? अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे एनालिसिस पसंद करते हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।